दोस्तों 18 फरवरी से जेके फैक्ट्री के मजदूरों का जो बकाया भुगतान की मांग को लेके धरना चल रहा है यहाँ कोटा कलेक्ट्रेट पर। तो आज काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर मेरा यहाँ आना हुआ है और इस बीच में जो है इनके हक में दो फैसले भी आ चुके हैं। वो उस पर हम बात कर चुके, वीडियो बना चुके। बहरहाल उसके बाद की जो कार्रवाई है, उसके आगे की जो कार्रवाई है उसके बारे में जानेंगे। एक कार्रवाई तो ये है कि मजदूरों ने फार्म भरना शुरू कर दिया है और आज 124 मजदूरों के केस की सुनवाई भी थी, लेकिन बता रहे हैं कि वो टल गई। तो हबीब भाई, आपसे शुरू करते हैं अब तक की थोड़ी सी कार्रवाई समरी के तौर पे, और फिर आगे की जो भी मतलब गतिविधियां हैं, जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, तो उनके बारे में आप जी। क्या है कि लगातार ये फैक्ट्री बंद होने के बाद में अराफात लेने के बाद अराफात ने जो कुठाराघात हमला किया मजदूर वर्ग पर और खासी कोटा की जनता पर, जो उद्योग चलाने थे उद्योग न चलाकर उसने उद्योग को बंद कर गए, जो उसने योजना बना के जमीन बेचने की प्लानिंग थी, उस प्लानिंग को निश्चित रूप से CITU के नेतृत्व में उस प्लानिंग को तो बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से जीते और कोटा कलेक्टर और राजस्थान सरकार ने उसको हमारी बात को सुनना पड़ा और उन्हें मानना पड़ा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारा पैसा मिले। हमने NCLT अहमदाबाद से लेके NCLAT दिल्ली और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी मजदूरों का केस डाल रखा है। उसमें 124 वर्कर्स का अभी मुकदमा वहाँ चल रहा है। उसकी सुनवाई की फाइनल हेयरिंग है उसकी। आज भी फीलिंग आज हेयरिंग में नंबर नहीं आया है, इसलिए आज हम यहाँ पर है। आज तारीख सुप्रीम कोर्ट में होते आज, लेकिन निश्चित रूप से हम उस केस को भी जीतेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने ये माना है कि आप लीगल रूप से आइए अदालत हमारे पास, तो लीगल रूप से वहाँ पर पहुंचे। हमारा पैसा बाकी है, जो प्रक्रिया अपनाई, पूरी प्रक्रिया है जो हमने पूरी अपनाई है, उसी के तहत वहाँ पहुंचे हैं और निश्चित रूप से अराफात से पैसा लेंगे। लेकिन अराफात अब यहाँ पे सरकार ने उसको हटा दिया अराफात मालिक से। अब पैसा किसे लेना है, या हमें अराफात के साथ अराफात की जो संपत्तियां सूरत में ले गया है उसके कागज चल रहे हैं, उसकी हमने डिटेल दे दी उनको और डिटेल निकाल दी के कारण सूरत में ये उद्योग चला, उनसे पैसा वसूल किया जाए, क्योंकि मजदूर पैसा कहाँ से देगा तनख्वाह सरकार। अब दूसरी बात है, सरकार ने जो जमीन अधिग्रहण किया उसमें शर्त रखी है कि इसने कारखाना नहीं चलाया है और इसने मजदूर रोजगार देना, रोजगार नहीं दिया और साथ में इसको जो पैसा भाई देना था, लेकिन उसने पैसा नहीं दिया, इसलिए सरकार ने जमीन अधिग्रहण की है। तो ये हम चाहते हैं कि सरकार भी इस जमीन को तुरंत इसको व्यवस्था बनाए और मजदूर का भुगतान करे, क्योंकि कोर्ट से भी हम लड़ रहे हैं और इसमें मैदान लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से धरना जब तक चलता रहेगा, जब तक हमारा पाए का हिसाब मजदूरों का नहीं हो जाता, तब तक न जारी रहेगा। अच्छा नरेंद्र सिंह जी, आप बताओ अभी तक कितने मजदूरों ने जो है फार्म भर दिए? आप फार्म भर रहे हैं तो अभी तक कितने मजदूर, और धरने का क्या पोजीशन है? धीरे धीरे बढ़ रहा है, कम हो रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं जी? लगातार जो जिस कंडीशन में शुरुआत करी और लगभग 100 के लगभग आसपास एवरेजन, और जब भी हमारे सीनियर लीडर पधारे हैं या कोई और लीडर पधारे हैं तो 500 से ऊपर संख्या इस धरने के अंदर रही है और भारी संख्या में मजदूर हमारा कर्मचारी यहाँ पर जो मौजूद रहता है। और आज की तारीख में भी मैं समझता हूँ 80% तक हमारे फार्म जो है भर चुके हैं। लोग कितने टोटल गिनती बता दो? कम संख्या 1400 के लगभग जो अभी फार्म हमारे भर चुके हैं और लगातार फार्म रोज जो है 40-50 लोग जो है हमारे इस धरने के अंदर आके फार्म को भर रहे हैं। और हमें उम्मीद है जो बाहर भी साथी हैं उनके भी हमने कांटेक्ट किया और वो लोग भी बाहर से भी अपने डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं अपने मिलने वालों के द्वारा, और उनके भी फार्म हम कंप्लीट करके शीघ्र ही प्रशासन को अवगत कराएंगे इस बात से कि इतने श्रमिक कर्मचारी अभी जो देनदारी है, जिम्मेदारी सरकार की हो चाहे किसी और की हो, ये इन देनदारियों को शीघ्र से भुगतान करवाने का जो जिम्मेदारी सरकार की वो करे, व्यवस्था करवावे या करे। दोनों जो बातें हमारी इसके सरकार से मांग की और हमने कल ही कलेक्टर साहब को एक और ज्ञापन नया दिया जिसमें ये बताया कि आपने आधा काम कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद। और जो बकाया भुगतान संबंधी है और उद्योग को चला के रोजगार देने का मुख्य जो मांग है उस पर भी सरकार पूरी तरह से गंभीरता से लेते हुए उस मांग को शीघ्रता से करे। और ये धरना जो चल रहा है, जो तकलीफें उठा रही है जनता, आपकी ही जनता है, कोटा की जनता है, कोटा में ही रहने वाले लोग हैं, कोई अलग से तो है नहीं, इसलिए इस कोटा की जनता की तकलीफों को समझते हुए इनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र करे, ये हमने कल जो है निवेदन किया। और आगे हम ये जरूर कहना चाहेंगे प्रशासन को, सरकार को, कि अगर आपने इन गंभीरता से विचार नहीं किया तो हम आम जनता की समस्या को लेकर के भी जो आने वाले समय के अंदर कोटा की नहीं पूरे राजस्थान की समस्याएं, जो हमारी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और अमर राम के नेतृत्व में जो कार्यक्रम आ रहे हैं, उन
क्रमों के अंदर हम कोटा की जनता को शामिल करके और हमारी इस मांग को भी उसके साथ जोड़ करके हम आंदोलन को तेज करेंगे। हम इस बात की चेतावनी सरकार को देना भी चाहते हैं। उमाशंकर जी, 4200 मजदूरों का पैसा बकाया है, उसमें से 1400 ने अभी तक फार्म भरा है, फिर बाकी का क्या होगा? ऐसा है कि 2000 के लगभग तो बाहर के आदमी तो चले गए, वो भी धीरे धीरे करके आ रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। जैसे लोगों को पता मिलता है वो लोग आ रहे हैं, और कुछ लोगों के गार्जियन माने माँ बाप दोनों एक्सपायर हो गए, तो बजाय हटा सकते। इस तरीके से लगभग हमारी संख्या जो है, इनके गार्जियन एक्सपायर हो गए, करीब 300-400 है। 3-4। हाँ, और जिनके खाली फादर एक्सपायर हुए, पेरेंट्स उनकी जनसंख्या भी 400 के लगभग है। तो इस तरीके से मरने वालों की जनसंख्या जो है करीब 700-800 के लगभग हो गई। वो धीरे धीरे करके 800 पे आते हैं। बाकी कुछ यहाँ लोग बैठे हुए हैं, वो धीरे धीरे करके आ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी जब मिलेगा आपको मिलेगा तो हम भी ले लेंगे। गलत टेंडेंसी कुछ पड़ी हुई है ना, देखिए आज यहाँ आते हैं फॉर्म भरा के चले जाते हैं, लेकिन ये फॉर्म भराने से कुछ नहीं होगा। हम जब तक लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे, लड़ाई को और संयुक्त रूप से ज्वाइंट रूप से मैदान में नहीं आए, तब तक हो सकता है कि ये सरकार कलेक्टर साहब न सुने, क्योंकि जो दो एक पहली मांग थी वो तो पूरी हो गई। जो हमारी दो मांगे लगातार है कि मजदूरों के जो वास्तविक उसका अधिकार है उसका मैं हक उसका वेतन दिलाया जाए, और दूसरी मांग है कि जो ये लीज डीड खत्म की गई है, ये जो जमीन है सिर्फ और सिर्फ कारखाने लगाने के लिए, दूसरे उसके लिए नहीं, तो इसमें कारखाना स्थापित किया जाए और हमारी मजदूर को पेमेंट दिया जाए। दूसरी तरफ आप देख रहे हो बड़े पैमाने पर दूसरे आंदोलन चल रहे हैं, जैसे अभी स्मार्ट मीटर का चल रहा है, दूसरा निजीकरण के खिलाफ चल रहा है। उस आंदोलन को भी हम लगातार इससे जोड़ते हैं, क्योंकि हमने जो अभी आंदोलन लड़ा है खाली जगह का नहीं है, ये पूरे भारत के दुनिया के मजदूरों का, और एक ऐसा मैंने अधिकार प्राप्त किया है जो शायद इससे पहले कभी हुआ हो कि मालूम को मजदूर ने भगा दिया हो, ये सरकार ने भगाया हो, ये पहली बार हो रहा है। तो हमें एक चीज लेने के बाद ये मिली कि हमने हिंदुस्तान के मजदूर को एक अधिकार दिया, एक कानून दिया कि अगर कोई भी मालिक इस तरीके से हरकत करता है तो उसके साथ यही कानून लागू होगा कि उसको यहाँ से भगाया जाए। इसलिए हमारे पूरे प्रयास हैं, इस धरने को हम और मजबूत करेंगे और जीत की मंजिल तक बहुत जल्दी जाएंगे, और जन आंदोलन बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, चाहे स्मार्ट मीटर हो, इसी आदेश के तहत जयपुर में भी 2 कारखाने लगे। हबीब भाई, अभी आपने बताया था कि अब जनता की समस्याओं को, तो सबसे बड़ी मीटर वाली समस्या है, स्मार्ट मीटर की जो समस्या है, तो उसको 13 तारीख जो आ रही है 13 अगस्त, तो उस पर कुछ धरना प्रदर्शन, कुछ ज्ञापन वगैरह? अय्यन साहब है जो आपके इसके केडीएल के, उसको ज्ञापन देंगे और विरोध करेंगे। तो कोटा के अंदर के स्मार्ट मीटर नहीं लगे, स्मार्ट मीटर लगे तो उखाड़ेंगे, उनको छोड़ेंगे। ये गलत बहुत लगातार लूट मचा रखी है देश के अंदर, ये मानेंगे नहीं है। और इस जेके के आंदोलन को लेकर और स्मार्ट मीटर को लेकर हमारी जो सेंट्रल लीडर केंद्रीय लीडर है कानून का 1 सितंबर को कोटा में आ रही है, वो इसी मुद्दों के स्मार्ट मीटर का मुद्दा भी है और ये जेके का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मेन मुद्दों दोनों मुद्दों को लेकर वो ये आ रही है। और आदिवासियों की जो मांगे हैं, जैसे आदिवासियों का दमन हो रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो जंगलों को उनको खत्म किया जा रहा है, जंगलों को बेचा जा रहा है, उसके खिलाफ भी वो कोटा में, कोटा तक अन्य इलाकों में जाएगी, वो आदिवासी इलाकों में, तो उनकी यहाँ आगमन है। तो निश्चित रूप से उस दिन बड़ा प्रोग्राम होगा 1 सितंबर को, और 1 सितंबर को 13 अगस्त वाला क्या? 13 अगस्त वाला हम 13 अगस्त को करेंगे प्रोग्राम। 13 अगस्त को ही हो सकता है, वो कोटा में हम 13 अगस्त करेंगे, डेट हम निश्चित करेंगे, डेट तय करेंगे, 13 अगस्त को हो सकता है प्रोग्राम। अच्छा, आप पिपलोदी गांव गए थे, मनोहर थाना ब्लॉक में जो लगता है, तो आपका प्रतिनिधि मंडल वहां पे गया था, तो उसमें दूलीचंद बोरदा जी भी थे, वो है नहीं अभी, तो उस बारे में भी आप थोड़ी सी जानकारी दो, वहाँ पे मतलब किस तरह के हालात हैं, क्या है? वहाँ पर हमारे भूतपूर्व एमएलए पेमा राम जी और पिपलोदा के अंदर, और एक कामराज किशन पारी राज्य के सेक्रेटरी है, और राज्य कमेटी के सदस्य जो सेक्रेटरी सदस्य दूलीचंद जी, और मैं स्वयं राज्य कमेटी के सदस्य हैं, वहाँ पर गए थे। और वहाँ पर जो हमने जाके देखा, स्कूल की बहुत जर्जर हालत थी, और वहाँ पर कहने के बावजूद बच्चों ने कहा था कि वहाँ पर ये बिल्डिंग गिरने वाली है, जिसमें कोई कंकर आ रहे नीचे, तो
स्टाफ वाले वहाँ पर कुछ समोसे नाश्ता कर रहे थे और उनके दौरान वो बिल्डिंग गिर गई। उन्होंने मना, उनको वापस बच्चों को उसमें बिल्डिंग में धक्का दिया, आप बैठ जाओ, अंदर बैठ जाओ। मुझे सुबह 7 बजे जल्दी बुलाया, 7 बजे घटना हो चुकी थी। ये लगातार सरकार की जर्जर हालत है, लगातार सरकार कोई काम नहीं करते। पता लगा कि 1 साल पहले वहाँ पर वहाँ के सरपंच ने वो बिल्डिंग टपकी, उस पर एक हल्का से पतली सी लहर बिछाई, जो 1 इंच की लहर थी सीमेंट की मिट्टी की, तो वो चूती थी। लोग गिरने की बिल्डिंग थी, लोग उसको 2 लाख रुपये खर्च बताया, जबकि वो 50-10 हज़ार काम ही नहीं होगा, ये सब लगता है। इसलिए भ्रष्टाचार हिंदुस्तान के अंदर पग फैला, और बच्चे खासकर सरकारी कामों में, इसलिए मजदूरों की हत्या हो रही है। और इसलिए सरकार लगा डर के मारे बरसात में स्कूल बंद कर रही है, दवा में के बच्चे नहीं मर जाए। और राजस्थान के अंदर 7-8 स्कूल गिरे हैं इस बार, लगातार लाइन लगी है। और वहाँ पर जो गरीबी देखी हमने, हकीकत में वहाँ पर किसी के मकान में छत नहीं है, इतनी गरीबी है, उनके रहने के साधन नहीं है, उनका कुछ, जबकि सरकार कहती है कि हम यहाँ विकास हो रहा है, वहाँ विकास देखते तो वहाँ ऐसी गरीबी हमने हिंदुस्तान के अंदर देखते हमारा दिल बसी जाए। और निश्चित रूप से ऐसी गरीबी अब देश हिंदुस्तान देखनी जाती है हमें। तो इस मामले को लेके भी आप अपने आंदोलन में ज्ञापन दिया हमने, और मुख्यमंत्री से मिला, हमारा प्रतिनिधि मिला है, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। और ये व्यवस्था उन्होंने सुधार करने के लिए आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री कहा कि हम इस स्कूलों को सब निर्माण के पूरे हिंदुस्तान, राजस्थान में पूरा पैसा दे रहे हैं हम, और सब स्कूलों की जांच करवा रहे हैं, और जांच कमेटियां बैठाई है, और उन्होंने वो आश्वासन दिया है कि हम ये काम करेंगे। तो दोस्तों, मनोहर था जो घटना हुई थी झालावाड़ जिले में सुखनौली गाँव में, उसके बारे में जानकारी लगी। और उसमें मतलब सुबह जो बरसात का जो दौर चल रहा था लगातार, वो स्कूल की जो है छत और दीवार के ऊपर बच्चे मलबे में लगे थे। और इसके बाद में 7 घटनाओं को हो गई, 30 बच्चे अस्पतालों में भर्ती थे। तो उनमें से कल जो है 4 बच्चे मतलब वापस आ गए हैं। इसके अलावा वहाँ पता चला कि वो पूरा गाँव जो है आदिवासियों का गाँव है। तो ये जो भाई साहब बता रहे थे अभी, जो कोई विकास नहीं होता, तो क्या उसके पीछे ये वजह है। इसी तरह की घटना और अभी वही कला के पास में कोई गाँव में डूंगरपुर, वहाँ भी 1 से लेकर 7 तक के जो बच्चे हैं, तो उनको जो है 50 के लगभग बच्चे, उससे ज़्यादा ही होंगे, एक ही कमरे में उनको धूल से भरा हुआ है। ये हालत है राजस्थान में शिक्षा की। सही शिक्षा को देना चाहिए या सरकार जो है सरकारी जो शिक्षा जो है मुफ्त या कम बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस में जो मिलती है बच्चों को, तो उसको ख़त्म करके क्या उसका डिजिटलीकरण करने जा रही है। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। स्मार्ट मीडिया का मामला यहाँ पर करवाया हुआ है, जो है मंत्री का भी इस बारे में बयान आएगा कि उससे बहुत फायदा है, बहुत फायदा था। बहरहाल ये सब जो सरकारी बातें हैं, ये ज़मीनी स्तर पे कहीं होती नहीं है। सरकार जो दावे करती है, हकीकत बिल्कुल उसको उलट हमें ज़मीन पर देखने को मिलती है। इसी के साथ आप का अली भाई हमारे जो वीडियो बना रहे हैं, इनका आपसे